डायबिटीज इज ग्लोबेसिटी एक्चुअली, बट आपने उसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया कि डायबेसिटी इज ग्लोबेसिटी। तो डायबेसिटी क्या है, इसके लक्षण क्या है? जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास में जब आता है तो उसके मन में 5 प्रश्न रहते हैं। हमेशा वो कहता है कि 5 प्रश्नों का डॉक्टर साहब मुझे जवाब चाहिए। सच में मुझे कुछ बीमारी है क्या, ये पहली बार पूछते हैं लोग। यानी वो बताते हैं कि क्यों बोल रहे हैं आप कि मुझे डायबिसिटी है। दूसरा बताते हैं कि मुझे क्यों हुआ। तीसरा सवाल उनके मन में रहता है कि ठीक है अभी हो गया तो हो गया, पर अभी अगर मैंने इसकी तरफ ख्याल नहीं दिया या कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा। यानी वो ऐसा समझ लो कि वो पूछ रहे हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। चौथा सवाल उनके मन में रहता है कि मुझे ही क्यों हुआ, मेरे बाजू में बहुत लोग रहते हैं उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। यानी वो पूछते हैं कि व्हाट इज द इटियोलॉजी, क्या क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में क्यों हुआ। ठीक है, फिर अभी एक्सेप्ट कर लेते वो लोग, ठीक है भाई अभी ये मुझे डायबिसिटी हुई है, ठीक है, पर अभी क्या कर सकते हैं कि ये ना बढ़े, यानी व्हाट इज प्रिवेंशन। और पांचवा सवाल उनके मन में ये रहता है कि इसका कोई इलाज है क्या। आप लोग बोल रहे हैं कि इतनी ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, सच में ये जरूरी है। हर कोई पेशेंट ये 5 या 6 सवालों से आखिरी में ये पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने मान लिया पर अभी मेरे को क्या डर है, यानी क्या होगा आगे, क्या होगा, यानी फ्यूचर वो पूछ रहा कि मेरे साथ में क्या होगा। तो ये 5-6 सवाल आपने पहले ही व्हाट्सएप पे लोगों को बता दिए, तो वैसे अभी मैंने बंद भी कर दिया तो भी चल जाता है क्योंकि आपने वो सवाल लोगों के पहले ही छेड़ा है। तो मैं भी, मेरे आज का जो टॉपिक है कि डायबिसिटी इज ग्लोबेसिटी, इसको 3 भागों में मैं बताऊंगा आने वाले एक 30 मिनट के अंदर। और उसके बाद में एक 10-15 मिनट आप लोग इतने अच्छे सवाल पूछते, शायद मैं उसमें ज्यादा बोल जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि लेक्चर कम और सवाल जवाब ज्यादा होना चाहिए। तो वो झिझक निकाल दीजिए और जो भी आपको मन में जो भी प्रश्न आता है उसको जरूर पूछिए। तो जैसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इसका कॉम्बिनेशन जो डायबिसिटी है यानी क्या, इसकी व्याख्या क्या है, तब हम बोलेंगे कि मुझे डायबिसिटी है, ये एक बीमारी है क्या। दूसरा मुद्दा मैं बताऊंगा कि जैसा अगर इसकी तरफ अभी ख्याल नहीं दिया, कोरोना के काल में सब सर्वांगों से मैं बढ़ते गया, आगे आ रहा है, तो क्या होगा। और तीसरा मुद्दा मैं ये देखूंगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है और मेरे खुद के विचार क्या है कि ये डायबिटीज अभी 32 साल 33 साल मुझे प्रैक्टिस को हो गए। काफी लोग मेरे तरफ आते हैं, बहुत से मेरे दोस्त, तो बहुत से मेरे जो दोस्त है वो मुझे बोलते हैं कि तेरे पास में ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं कि जो सुनना चाहते हैं और ज्यादा उनका नंबर जो है वो कम है, वो तेरा भाषण ही सुनने के लिए आते हैं, बाकी तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में कोई मतलब नहीं, मैंने खुद भी पेशेंट देखे नहीं वगैरह वगैरह। तो मेरे खुद के विचार क्या है इसके बारे में ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर पहले से विस्तार शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है कि किसको बोलना कि मुझे डायबिसिटी है। अब डायबिसिटी ये वर्ड जो है ये एक सर्जन ने कॉइन किया है, तो उसको ये ख्याल में आया कि जैसे कॉम्बिनेशन, मतलब कि डायबिटीज और ओबेसिटी इसका कॉम्बिनेशन वो बोलते हैं डायबिसिटी। अब आपको अभी तक के इतने ज्ञान तो ये पूरा हो ही गया है कि 3 चीजें अगर रही तो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज है। फॉर एग्जांपल अगर किसका भी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के ऊपर है, पोस्ट मिल जो है वो 140 के ऊपर है, HbA1c 6.4 के ऊपर है, या फिर रैंडम ब्लड शुगर किसी का 200 के ऊपर है, तो समझ जाए लीजिए कि उसे डायबिटीज है। पर अब ओबेसिटी कब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ओबेसिटी यानी क्या कि फैट का ज्यादा अपने शरीर पे आना। अब लोग पूछते हैं फैट यानी क्या, मैं बता रहा हूँ इतनी सिंपल चीज है कि इसके कुछ प्रमाण है, कुछ सादे सादे टेस्ट है। जैसे कि आप दीवार पे जाके खड़े हो जाइए और पहली बार दीवार को
टिक के खड़े रहना दीवार की तरफ देखते हुए, जो पार्ट पहले लगता है दीवार को वो फैट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरा आप बोल सकते हैं कि जैसा जंपिंग टेस्ट, एकदम उछालना और जो हिलता है जोर से वो फैट है। तीसरी बात बीएमआई है, बॉडी बीएमआई इंडेक्स। तो इसमें क्या लगा कि वेट ऑफ द पर्सन इन केजी, इसको हम लोग भागाकार करना है, डिवाइड करना है। हाइट इन मीटर्स, जैसे मेरे हाइट 164 सेंटीमीटर है तो 1.64 इसका स्क्वायर लेना, यानी वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, दैट इज बीएमआई। अब बीएमआई जिसका किसका 25 के ऊपर है इज ओवरवेट। अब इसके भी क्लासिफिकेशन है, ओवरवेट, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 ओबेसिटी, ग्रेड 3 ओबेसिटी। अब ये कैसे ख्याल में रखेंगे, 25 से 30 तक के ओवरवेट, 30 से 35 ग्रेड 1, 35 के ऊपर 35 से ग्रेड 2 और 40 के ऊपर ग्रेड 3। तो ये क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन किया है, ऐसे ऐसे विभागनी क्यों की है कि ट्रीटमेंट अलग अलग है। जैसे कि अभी मैं आखिरी में थोड़ा सा आपको बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बताऊंगा। तो बैरिएट्रिक सर्जरी किसको बताना चाहिए, इसके बारे में मैं जैसा थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो जैसे जो सिर्फ ओवरवेट है उसने नहीं पूछना कि मुझे बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। तो अनूप ये स्लाइड्स का अपना एंट्री डालने की रहेगी शायद, नहीं अभी अभी कर सकता हूं उसको? 1 मिनट क्या, थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, 1 मिनट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। तो बैरिएट्रिक सर्जरी पे से याद आ गया। डायबिसिटी तो ये बता दिया कि ये पूरा ग्लोब ही बता दिया कि ये अपना ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 198 देशों में ये है। तो ये स्लाइड पे ये बताया हुआ है कि कोई भी दुनिया का आप देख लो तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है और वहाँ की सब गवर्नमेंट्स को ये ख्याल में आया है। बहुत सी कंट्रीज में तो रियम्बर्समेंट होता है, तो उनको समझ में आया कि अगर डायबिसिटी कंट्रोल की जाए तो इंश्योरेंस का खर्चा काफी कम आ जाएगा। Obesity is a complex disorder involving excessive amount of body fat. Obesity is not a cosmetic concern. हाँ, बहुत से लोगों को हमको लगता है कि नहीं यार मैं दिखने को अच्छा नहीं, या मेरी मैरिज नहीं हो रही क्योंकि वजन ज्यादा है, पर it also increases the risk to the health problem such as the heart disease, diabetes and high blood pressure वगैरह वगैरह। अनुप अभी ये दिख रही है, ये स्लाइड्स ठीक से दिख रही है? हाँ सभी सभी दिख रहे सभी स्लाइड्स दिख रहे। वो स्लाइड्स भी थोड़ी दिखना चाहिए, जिससे ऐसा बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं स्लाइड्स बोले तो ये एक मतलब हर्डल है। जो अच्छा स्पीकर रहता है वो बगैर स्लाइड का ही उसने अच्छा बताना चाहिए। पर जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी पे से मुझे ख्याल में आया कि उसमें जो सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके अगर फोटो अपन दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ओबेसिटी का कि ओवरवेट कौन है, ग्रेड 1 ओबेसिटी किसको है, ग्रेड 2 किसको है, ग्रेड 3, तो दैट इज बेस्ड ऑन बीएमआई। अब दूसरा एक पैरामीटर है वेस्ट हिप रेशो। अब वेस्ट हिप रेशो में ऐसा है लेडीज और जेंट्स के लिए अलग है। लेडीज को बेबी अकोमोडेट करने के लिए पेल्विस का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है जेंट्स से। तो दो फिगर ख्याल में रखना, 88 और 98। तो 88 डिवाइडेड बाय 100 यानी पॉइंट परसेंटेज में बताते हैं वो जो वेस्ट हिप रेशो रहता है। तो जैसा मैंने वेस्ट कैसे गिनना, तो नाभि पे ज्यादा से ज्यादा फैट टेप के अंदर आना चाहिए, उसको बोलते हैं वेस्ट। तो लेडीज में आइडियली 88 अगर नाभि के आजू बाजू में सेंटीमीटर का गर्थ आता है तो 100 का पेल्विस रहना चाहिए। तो वेस्ट हिप, हिप बोले तो हिप बोन्स, तो वेस्ट हिप रेशो, ये रेशो यानी परसेंटेज में बताते हैं। तो 88 और 98 ये मैजिक फिगर है, इतना ख्याल रखना। और जेंट्स में क्या 98 यानी 98 अगर वेस्ट है तो 100 का हिप रेशो, हिप के मेजरमेंट आना चाहिए। अब देखिए जब ओबेसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो जैसे शुरुआत में वी शेपेड बोलते हैं, वी, तो वी बहुत अच्छा रहता है कि जिसमें पेल्विस का गर्थ एकदम कम है और चेस्ट का गर्थ ज्यादा है, दैट इज आइडियल।
पर ऐसा होता नहीं। पहले शिमला मिर्ची जैसा शेप होता है, ठीक है, और उसके बाद में जैसा पूरा पैरेलल बैरल की, उसको बोलते हैं बैरल शेपेड ओबेसिटी। और थोड़ा आगे जाओ तो जैसा पूरा एप्पल बेली ओबेसिटी, यानी एक चीज ऐसी आती है कि जैसा हिप भी कम रहते और पेट का गर्थ ही ज्यादा बढ़ने लगता है। अभी देखिए आप आजू बाजू में देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 40% लोगों में, आप एकदम जो मजदूर रहते हैं या फिर एकदम गरीब है उनमें मत देखिए, थोड़ा सा वेल टू डू और अच्छा है, अच्छे घर का है, खाता पीता घर का जिसको हम बोलते हैं वो रहा, तो उसको आपको देखेंगे कि एप्पल बेली ओबेसिटी है। ये भी तरफ ख्याल नहीं देने के बाद में और सीवियरिटी बढ़ती है और फिर ऐसे पियर शेपेड ओबेसिटी हो जाती है। पियर्स तो सब लोग खाते हैं फ्रूट्स में, तो पियर शेपेड ऐसी ओबेसिटी हो जाती है। तो फुटबॉल ओबेसिटी, एप्पल बेली ओबेसिटी, शिमला मिर्ची ओबेसिटी या वी शेपेड नॉर्मल, ये अलग अलग है। ये हम लोग आजू बाजू में देखते हैं पर हम लोग ख्याल नहीं करते। ये ख्याल नहीं करते, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से ही अभी ऐसा समझ में आया है कि ये कोरोना काल में तो और ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि आप लोगों ने इसका अवेयरनेस बढ़ाइए। आज का अगर लेक्चर का इतना ही मकसद है कि अगर ये हर एक ने ठान लिया कि मेरे में कुछ बीमारी की शुरुआत अभी हुई है, इतना भी मैं समझ गया तो भी मेरा ख्याल रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, कि किसको डायबिसिटी कंट्रोल में है हम बोलेंगे या हम आखिरी। सो पहले मुद्दे पे मैं जो बता रहा था कि अभी WHO ने जैसे वार्निंग दिया है कि एट ए टाइम पैंडेमिक कोरोना का आया है, 198 देशों में ये कोरोना फैल गया है, पर ये अभी का है। इसके पहले अभी हु को कुछ काम ही नहीं था। हु बोल रही थी कि अभी अंडर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन इसके ऊपर ही लड़ रही थी। तो इन्फेक्शन अभी कोरोना अभी उनको मिल गया कुछ तो भी, पर अभी तक वो ऐसा बोल रहे थे कि डायबिसिटी इज सच ए कॉमन थिंग, ओबेसिटी इतना कॉमन हो गया है कि अभी एपिडेमिक हो गया। उसका मान लो अभी कंट्रोल ही नहीं हो सकता। हर कोई देश में जाओ तो आपको ओबेसिटी दिखने को मिलेगी। बोलो उचित है, आवाज दे तो मत। आवाज ठीक आ रही है? हाँ आवाज ठीक है। विवेक तेरा थोड़ा फोरहेड जो है ना, फोरहेड हाँ फोरहेड अच्छा है, कैमरा थोड़ा एडजस्ट। हाँ ओके ओके, हाँ अच्छा ठीक है ओके। या फिर इसका एंगल शायद गलत हो रहा होगा। नहीं बस ठीक है, ठीक। हाँ नाउ इट्स तो या थोड़ा दूर मेरे ख्याल से डिस्टेंस हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ओके। ये इसका सब ये मैनरिज्म जो है ये अभी याद करना पड़ेगा। यानी पता नहीं, अभी हम लोग सब नए हैं, कंप्यूटर लिटरेसी सीख रहे हैं। कल हमने आधा घंटा बिताया इसके ऊपर, स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करना, ठीक है। तो भारत कहाँ है? WHO बोल रही है कि अभी ये एपिडेमिक इतना बढ़ रहा है ओबेसिटी का कि 2050 में तो आपको मैक्सिमम वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में मिलेगी। इंडिया नंबर 1, वैसे बहुत कम इसमें नंबर 1 है, पर नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स और नंबर ऑफ ओबेसिटी ये इंडिया में नंबर 1 हो जाएगी। तो भारत ऐसा क्यों है? WHO ने एक स्टडी किया था कि कितने कैलोरीज पर पर्सन पर डे अवेलेबल है अलग अलग देशों में, यानी सच में क्या भूखमरी का प्रॉब्लम है या फिर अनाज जो है उसकी कमतरता है क्या, अनाज कम है क्या। तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देखते हुए कि जिसको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं इंडिया को या फिर गरीब कंट्री बोलते हैं, वहां पर भी पर कैपिटा, जैसे पर कैपिटा इनकम रहता, जैसे पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन अमेरिका में आप जाओ तो 52,000 रुपये महीना जो कमाने वाला है उसको बोलते गरीब है, इससे जिसको 52,000 रुपये, और अपने यहाँ पे 1200 रुपये 1500 रुपये ज्यादा से ज्यादा, जो इससे भी कम कमाता है वो पॉवर्टी लाइन में। तो पर डे पर पर्सन पर कैपिटा कितने कैलोरीज अवेलेबल है इसका स्टडी एक WHO ने किया। तो उनको आश्चर्य की बात हो गई कि भारत में पर पर्सन पर डे 2648 कैलोरीज अवेलेबल है। जब फूड इतना अवेलेबल है, आप लोगों ने सबने ये अनुभव किया होगा, हमारे यहाँ पे गणपति में भंडारा करते हो, बाद में कभी कभी बहुत अच्छा अनाज बच जाता तो उसको क्या करना, तो हम रेलवे स्टेशन में ले जाते और वहां पे भिखार भोजन देने की सोचते। तो ऐसा लगता कोई भिखारी आ जाएगा, कोई भिखारी आता नहीं, वो बोलते आप इधर रख दो, हमारा पूरा जब गैंग आ जाएंगी तो हम लोग सब खा लेंगे अच्छे से।
भिखारी दिखता ही नहीं। वो बोलते ना अभी कि भिखारी भी आपको एसएमएस करने के लिए बोलता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है भीख लेने के लिए, मैं 3-4 घरों पे जाके आता हूँ, आप ये मेरा नंबर नोट कर लो, जब भी आपके घर का देने का है वो दे दो। यानी कहने का मतलब ऐसा कि जो अंडर न्यूट्रिशन है ये WHO के सामने अभी प्रॉब्लम है ही नहीं। अमेरिका में बहुत सारा गेहूं और बहुत सारा अनाज जो है उसको समंदर में डुबा देते, क्योंकि अगर इकोनॉमी, अगर रेट कम हो गए, दाम कम हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखो जैसे हमारे सबके घरों में अच्छा अनाज बच जाता है, तो हमारी मिसेज क्या करती, उसको भाई को दे देती और उसको बोलती देख खाना है तो खा, मुझे मालूम नहीं क्या होगा। तो वो भी मैंने एक बार चुपचाप वो भाई को मैंने फॉलो किया, वो कहाँ देती, वो कुछ नहीं करती, वो अनाज लेती और फेंक देती। यानी गरीब ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन का अभी प्रॉब्लम है नहीं, अंडर न्यूट्रिशन ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी यही प्रॉब्लम ज्यादा है कि देयर इज ए इम्बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन। जितना जो कंट्री में प्रोडक्शन है उतना डिस्ट्रीब्यूशन उसका बराबर नहीं है, इसलिए अनाज का वेस्टेज होता है। तो हम इसमें भी देखो रिसेप्शन में वगैरह बहुत बहुत सारा वेस्टेज होता है। मैंने देखा रिसेप्शन में ये ओबेज लोग जो रहते हैं वो क्या करते, पहले शुरुआत में सिर्फ सलाद ले लेंगे या सिर्फ राइस लेके बहुत घूमते, जितने लोग आए उनको रिसेप्शन में मिलना कैसे हो क्या हो वगैरह। अब ये इसमें उन्होंने दिखा दिया कि मेरी प्लेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ओबेसिटी हूँ, तो कुछ लोग कोई भी टोक सकता है कि अरे कितना क्या खा रहा है। अब दूसरा सेकंड राउंड जब लेते वो, जब देखना तो पूरी प्लेट अपनी भर लेते और एक कॉर्नर में जाके खड़े हो जाते, किसी से बात नहीं करेंगे, फट 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 फट। क्योंकि किसी को आपने अगर बोला कि इसको मत खाओ तो उसकी बहुत इच्छा होती है कि मैं तो खाते ही रहूंगा, पर पहले क्या सोशल स्टिग्मा है इसको, तो ये डिसीज ही ऐसा है। ये मैंने एक ऑब्जर्व किया, आप भी कभी ऑब्जर्व करना कि रिसेप्शन में कितना वेस्टेज होता है, वो जो बाजू की जो वेस्ट डस्टबिन रहती है उसमें कितना अनाज फेंका जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि WHO अभी कर रहा है कि अंडर न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, द ग्लोबेसिटी, यानी पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है, तो इट इज अ डायबिसिटी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। तो अभी ओबेसिटी का और डायबिटीज का वैसे क्या संबंध है, ओबेसिटी से डायबिटीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 60, 70, 80%, पर डायबिटीज से ओबेसिटी नहीं होती। जैसा मतलब हम लोग ये इसका ये रिलेशन ही ऐसी है कि जैसे ओबेसिटी, ऐसा हर एक जरूरी नहीं है कि हर ओबेस पर्सन डायबिटिक होंगे ही करके, पर हर डायबिटीज पेशेंट में बहुत से लोगों को आपको ओबेसिटी मिलेगी, पर डायबिटीज से ओबेसिटी होती है ऐसा नहीं। तो ये रिलेशन जब भी डायबिटीज के जो सिम्टम्स है या ओबेसिटी के जो सिम्टम्स है, स्पेशली ओबेसिटी में, ओबेसिटी इज अ रूट कॉज, किससे क्या हुआ है। जैसे अभी हम लोग बोलते कि कोरोना से, जो वायरस से कोरोना हो गया, ये ठीक है, पर अब ये क्यों होता है, जैसे ड्रॉपलेट में से होता है, हवा में भी जंतु है क्या, सिर्फ बात करने से। एक्चुअली इतना मुझे तो इतना बुरा लगता है कि मैं किसी नजदीक के आदमी को भी बोलता हूँ यार तू दूर रहे, यानी अछूत छूत वाली बात आ गई कई सालों के बाद में। तो ये ऐसा जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब पक्की नहीं है, पर इसके बारे में भी वैज्ञानिक लोग जो है ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टडीज ओबेसिटी की जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि ओबेसिटी के जो भी लक्षण आते हैं, प्रमुख लक्षण आते हैं, वो इसकी वजह से आते हैं कि दो ही कारणों की वजह से आते हैं। एक तो ओबेसिटी में फैट सेल ज्यादा हो जाती है, फैट सेल की वजह से, यानी सेल में फैट डिपोजिशन हो जाता है। हर कोई जो भी ऑर्गन है, इंक्लूडिंग पेंक्रियाज जिसको हम लोग बोलते हैं स्वादुपिंड, तो स्वादुपिंड में जब फैट सेल चली जाती है, हार्ट में फैट सेल, तो सेल की वजह से बहुत से लक्षण आते हैं। और दूसरा है मास, यानी टोटल वजन, वो अगर ज्यादा रहा तो हमको लक्षण आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ओबेसिटी के जो प्रमुख लक्षण है, दूसरा मुद्दा हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं कि जैसे क्या क्या लक्षण आते हैं। तो ये सब जितने भी लक्षण आते हैं ये ओबेसिटी की वजह से ही है, ऐसा हर वक्त सिद्ध नहीं हुआ है। और ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। एक साइंटिफिक रिसर्च रहता है, एक पॉपुलर रिसर्च रहता है, एक एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे रिसर्च रहता है, एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च बोलता है मेडिसिन में जिसको बोलते हैं, और एक ऐसा डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल रहती है जो रैंडमाइज लेते हैं। अभी जैसे चालू है कोरोना का, फाइजर ने एक नया ड्रग निकाला कि वो स्पेसिफिक है, वो अक्टूबर में अभी स्टेज 2 ट्रायल में, जैसे 1, 2 और 3, स्टेज 1 में 3000 लोगों पे करते, फिर स्टेज 2 में और 10,000 लोगों पे करते, और फिर स्टेज 3 में 30,000 से भी ज्यादा करते। तो जो रिसर्च करने वाले उनको भी मालूम नहीं रहता कि ये गोली में क्या है। तो ये गोली अभी फाइजर ने ढूंढ के निकाला कोरोना के ऊपर, जो कि अभी हम लोग जैसे सुनते हैं, जो ICMR बताती है कि ये गाइडलाइंस भी यूज करो, हम लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब कि क्यों किस तरीके से रिसर्च करते हैं, तो ये
ओबेसिटी का जो रिसर्च है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, तो इसमें उनको ऐसा दिखा है कि इसके कॉम्प्लिकेशन आपके मन में जो रहता है कि मैंने ख्याल में ही नहीं लिया, इतना किसी को समय है कि मेरा वजन कितना है और गर्थ कितना है, वेस्ट हिप रेशियो कितना है, मेरा बीएमआई क्या है। बहुत से लोगों को बीएमआई मालूम नहीं रहता। मेरे पास में आने वाले हर पेशेंट का बाहर में बीएमआई उसको बताता हूँ, सिर्फ ये सोचते हुए कि इसने बाकी कॉम्प्लिकेशन इसको नहीं हो रहा। कॉम्प्लिकेशन यानी गुंता गुंते जिसको बोलते हैं हम मराठी में। तो कार्डियोमायोपैथी, अब जैसे देखो हार्ट अटैक नहीं, कार्डियोमायोपैथी यानी जो मांसपेशी रहती है हार्ट की, उसके अंदर फैट जाके बढ़ जाता है, फैट सेल्स का उसका नंबर और उसका साइज ये बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फैटी डिजेनरेशन। तो कार्डियोमायोपैथी का और ओबेसिटी का बहुत नजदीक का संबंध है। दूसरा जैसे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके, इसमें क्या रहता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं ये डिसलिपिडीमिया, यानी इंडिया में जैसे हम लोग देखते हैं कि लिपिड प्रोफाइल करो, हर डॉक्टर कोई बोलते हैं, तो उसमें उनका क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा, फिर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा, एचडीएल बहुत कम रहता है। एचडीएल यानी अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा काम का है, तो वो कम रहता है। वो बोलते हैं कि 45 और 55, तो जेंट्स में 45 के ऊपर रहना चाहिए और 55 के ऊपर लेडीज में रहना चाहिए। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब हमने क्या करना, तो उसका सिर्फ एक्सरसाइज ही है, अभी तक कोई ड्रग निकला नहीं कि जो एचडीएल बढ़ाएगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कम ज्यादा प्रमाण में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, इसका कॉम्बिनेशन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ओबेसिटी अगर आपने देखे तो अलग अलग कंट्री में इसका इंसिडेंस यानी क्यों कितने कितने प्रमाण में है, तो 12 से 30% तक है। तो वही इंसिडेंस डिप्रेशन का है। अब क्या हो जाता है, ओबेसिटी जब भी आ जाती है तो बचपन से ही तू मोटा है, तू बाजू हो जाए, तो मोटा लोगों को बाजू में करो, फिर थोड़ा सा बड़ा होता तो उसको बोलते नहीं नहीं अभी इसकी मैरिज नहीं होगी, कैसे भी करो डॉक्टर साहब, कुछ भी करो, कुछ भी दवाई कितनी भी महंगी रही तो चलेगा, पर इसका ऐसी कोई तो भी जादू की कांडी घुमाओ कि बस ये इसका वजन एकदम करीना कपूर जीरो फिगर इसकी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, इतना बम्बार्डिंग वो पेशेंट पे हो जाता है कि वो डिप्रेशन में जाता है, वो बोलता मैं कुछ भी नहीं करूँ, या फिर इतना स्ट्रेस में कॉन्स्टेंटली वो ओबेसिटी की वजह से होता है डिप्रेशन। मेरा कहने का मतलब कि डिप्रेशन का और ओबेसिटी का बहुत नजदीक का संबंध है। तो उसको कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं आता, वो गोलियां भी नहीं खाएगा, ज्यादा परहेज भी नहीं करेगा, या फिर इतना स्ट्रेस में रहता कि जैसे ही वो डिनर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे बैठता तो इतना खा लेता जो भी, तो क्योंकि ईटिंग इज ए रिलैक्सेशन बिहेवियर, जैसे हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं जब खाते हैं तो ज्यादा ही खा लेते, कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा लेते। मैं उसके ऊपर आऊंगा कि खाने का और उसका क्या संबंध है। कहने का मतलब ये कि डिप्रेशन का इंसिडेंस 30% है, तो उतना ही इंसिडेंस ओबेसिटी का भी है, और ये इंडिया में बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया वर्ल्ड कैपिटल, जैसे अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पूरे जग की ओबेसिटी की राजधानी कौन सी है, तो फिर से भारत का ही नाम आएगा नंबर 1। ठीक है, चाइना की और अपनी कंपटीशन है, पर चाइना में ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत कम है। चाइना की जितने भी विलेजेस है वहां पे एवरेज वेस्ट हिप रेशियो और बीएमआई वो 23 के नीचे है। आप देखना चाइनीज लोगों में ओबेसिटी बहुत कम है, और वही अमेरिका में जाके देखो आपको 80% लोग ओबेसिटी वाले दिखेंगे, और वहां पे ये टैबू है ही नहीं कि किसका कितना वेट है। तो और अपने यहाँ पे तो अरे बाप रे मेरा वजन बढ़ गया, पहले कोई भी कभी भी कहीं पे मिलता है क्या हो गया, कोरोना के पीरियड में कोरोना का आपको पूरा आशीर्वाद है, इस तरीके से बात होती है। तो डिप्रेशन ये इतना कॉमन है कि वो लोग गोलियां लेने को मजबूर हो जाते हैं, और बहुत सी गोलियों से और वजन बढ़ता है। यानी ऐसा एक चक्रव्यूह है वो कि उनका अभिमन्यु नहीं होता, उनको अंदर जाने का ही रास्ता मिलता है। ये इतना सोशल प्रॉब्लम हो गया अभी डायबिटी का, ओबेसिटी का, कि अंदर जाने का ही रास्ता मिलता है, फिर गोलियां खाओ, गोलियों से और वजन बढ़ता, जो कि डॉक्टर लोग बताते नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोगों को लगता है कि अगर इसको ये बता दिया तो बाद में आएंगे नहीं कि ये डॉक्टर ऐसी गोली लिखते कि जिससे और वजन बढ़ता। माइग्रेन, लेडीज को बहुत सी बार माइग्रेन की हम ट्रीटमेंट देते तो उससे वजन बढ़ जाता, फिर वो आते नहीं, तो उनको समझ में आता कि इनको कोई अच्छी गोली मालूम नहीं जिसके मेरा वजन बढ़ रहा, डॉक्टर साहब क्या करते हो हेडेक का। यानी कहने का मतलब इतना इंपॉर्टेंस लोगों को लगता है अपने वजन के बारे में। थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई भी सिम्टम आया तो थायराइड कर लेना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म डज नॉट स्पेयर एनी सिम्टम, कुछ भी उसमें, तो हर एक ने अपना टीएसएच लेवल ये करना ही चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में इतना प्रॉब्लम है कि घुटनों में दर्द, मांडी मार के बैठते नहीं आता। हमारे कीर्तन में हमने एक बार ऐसा प्रयोग किया था कि हमने क्या किया, पूरी कुर्सियां हटा दी हमने, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अध्यात्म में कीर्तन अगर सुनना है तो बैठ के ही सुनना चाहिए, वो भी जमीन पर बैठ के।
तो ही तुम भगवान के प्रति लीन हो सकते हैं। पर हमने देखा बहुत से लोग ऐसे आ रहे थे, अरे यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, चलो पतले गली से कट गए, तो हमारा एकदम नंबर कम हो गया और हमने एकदम चेयर्स रख दिए सबको बैठने के लिए चेयर, तो इतना फुल हो गया हॉल। मेरा ये मकसद ये है कि जैसे घुटनों का दर्द अभी आम हो गया, यानी 40 से ही शुरू हो जाता, क्योंकि उनके मसल्स इतने वीक रहते, कभी एक्सरसाइज इतनी कम की रहती कि जो घुटनों का डिजेनरेशन है कार्टिलेज का वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता, स्पेशली लेडीज में तो बहुत ज्यादा कॉमन है वो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी ये सब मैं बीमारियों के अलग अलग नाम बता रहा हूँ कि जो ओबेसिटी के तरफ ख्याल नहीं दिया तो क्या हो सकता है। जैसे बहुत लोग घूरते बहुत, हम लोगों को बहुत से लेडीज बोलते हैं डॉक्टर साहब वैसे इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं, पर ये रात में इतना घूरते कि मैं वहां पे सो नहीं सकता, क्या अपन रेलवे में रिजर्वेशन कर लो, और नीचे का या बाजू का आदमी इतना आवाज करता कि तुम सो ही नहीं सकते। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट देने, खुम्बा ट्रीटमेंट बोलते। तो उसके वाइफ को बताते कि जैसा जो पोजीशन में हस्बैंड सोया है उसको एक खुम्बा मार दो तो ऐसा हो गया, टर्न हो गया, उसका आवाज कम हो जाता। तो रात भर बेचारी को वही काम करना पड़ता कि ये ऐसा अगर सीधे लेट गए तो उनको थोड़ा बाजू में करो। फिर हम लोग दूसरी ट्रीटमेंट बताए कि ये पैजामा लेना, उसको उल्टा पहनने के लिए बताओ आपके हस्बैंड को, और उसमें 2 लॉन टेनिस के बॉल डाल दो तो उसको चुभेगा, सीधा सो गए कि आवाज बहुत आता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की पहली शुरुआत है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी सांस रुक ही जाता है, और इतना रुक जाता कि एकदम ऑक्सीजन परसेंटेज नीचे आता। जैसे हम लोग बोलते कोरोना में अगर 94% के नीचे 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट के बाद में 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन SpO2 आता है तो आपने तुरंत भर्ती होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेनी है, वरना भर्ती कोई जरूरत नहीं, आप घर पे ही रह सकते। होम आइसोलेशन, गृह विलगीकरण, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जो कि अभी बहुत लोगों को वही काम में आ रही है। अननेसेसरी भर्ती होना जरूरी नहीं है। तो ये ऑक्सीजन पे ऑलमोस्ट रहता। तो ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम में अभी हर एक ने अपने घर में, जैसे ऑक्सीजन की मशीन तो वो होना ही छोटी, आज सिर्फ 1200 रुपए में मिल जाती है पल्स ऑक्सीमीटर। तो 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट हर एक ने करना कि 3 बार में स्पीड से एक्सरसाइज करो, नीचे आता क्या, अगर नीचे आ रहा है तो मेरे को कोरोना हो गया, यानी इट इज ए पैंडेमिक। पैंडेमिक एट ए टाइम 198 कंट्रीज में है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में इतना ऑक्सीजन परसेंटेज नीचे चले जाता है, इतना हार्ट रेट कम हो जाता है, इतनी सांस कम हो जाती कि कभी कभी उसको एकदम वो जो मरीज है वो उठ के बैठ जाता है। और ये इंडिकेशन है कि उसको एक मशीन लगाते हैं जिसमें उसका जो टंग फॉल है वो होता नहीं पीछे से, और ये आवाज होना वगैरह कम होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में कुछ लोग मर गए, उनका ख्याल नहीं रहा, जैसे बोलते ना कि रात में सो गए तो बहुत अच्छे थे और मॉर्निंग में देखा तो कुछ भी हलचल नहीं थी, तो ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है कि OSA, ओबेसिटी में, यानी सडन डेथ इन द नाइट इज ऑल्सो रिपोर्टेड, वेरी हाई इंसिडेंस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भारत में ही ज्यादा है, भारत में होने वाला है, और लेडीज में इसका इंसिडेंस ज्यादा है। अब इसकी भी बहुत सारी वजह है, ऐसा क्यों होता है कि लेडीज में ज्यादा है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि लेडीज बहुत सी बार देखो आखिरी में खाना खाती, जेंट्स लोग बाहर कहीं खाना खा लेते, बहुत से लोग हैं कि वो बोलते हैं रात का खाना हमारा तो होटल में ही रहना, क्योंकि ड्रिंक्स लेना रहता है और नॉनवेज खाने का रहता है, इसलिए तो वो घर में फिर इतना अच्छा बनाया हुआ ना जाए तो वो लेडीज पूरा सफाचट कर लेते, पूरा बॉटम सब नीचे का पूरा जो बचा हुआ है, तो उनका एज ए रिजल्ट उनके ख्याल में नहीं आता, तो वो इतना समझता कि बहुत महंगा है। तो ये एक कारण होगा। दूसरा एवरेज टीवी टाइम। टीवी टाइम देखो, एवरेज इंडियन लेडी इज स्पेंडिंग 4 आवर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी के सामने बैठने का। हमको ये अभी 3 मॉडर्न डे एपिडेमिक मैं बोलता हूँ इसको, 3 हो गए। एक तो पहले जरूरत नहीं फिर भी खा लेते, कुछ नहीं अभी बोर हो रहा है कुछ खाने को दिख रहा है तो बिकॉज ईटिंग इज ए रिलैक्सेशन, ये पहला दिस इज ए, इसको ये व्यसन हो गया, पता नहीं क्या एडिक्शन। हाँ तो ये दूसरा है परचेसिंग। अब जरूरत नहीं है फिर भी सारी खरीद, अरे कुछ जरूरत नहीं ना, अभी 30 साड़ियां है, उसके ऊपर 30 जूतियां है मैचिंग, पर अगर रिसेप्शन का समय आया और उसके ऊपर मैचिंग जूती नहीं है इसलिए मैं रिसेप्शन को नहीं जाऊंगी, ये जो मेंटेलिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, इसको हम अध्यात्म में बोलते हैं अटकना। यानी तुम वो मैचिंग के झमेले में इतने अटक गए कि जूती नहीं मिल रही है इसलिए नहीं जाना। ये कोई गुनाह नहीं है कि 30 ड्रेसेस है और 30 के साथ में मैचिंग, ये गुनाह नहीं है, पर नहीं जाना रिसेप्शन में, और ये गुण है। तो कहने का मतलब ये दूसरा एडिक्शन लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। एक तो ईटिंग डिसऑर्डर, सेकंड इज परचेसिंग, और तीसरा हो गया अभी नया मॉडर्न डे नवी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप। दिन भर व्हाट्सएप, तुम देखो कभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी व्हाट्सएप देख रहे, इसका आया फ्रेंड, अच्छा उसमें से 90% तो फॉरवर्ड करते,
उसमें से कोई कमेंट या तो अंगूठा बताएंगे। अरे अंगूठा बताने का मतलब पहले हम लोग क्या समझते थे कि कैसी चटली, ऐसा उसके लिए अंगूठा बताया, अभी अंगूठा बताया, फिर कोई फूल दे देगा, कोई है ना एक्टिविटी व्हाट्सएप। तो ये एडिक्शन हो गया। अभी ये मालूम हो गया कि ओबेसिटी का और ये टीवी टाइम का, ओबेसिटी का और परचेसिंग डिसऑर्डर का, ओबेसिटी का, और इसका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में है व्हाट्सएपिंग का। तो ये सब ये अभी ऑब्जर्वेशन है। इसलिए लेडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने दे शुड गार्ड अगेंस्ट ओबेसिटी, बिकॉज लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो सकती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद में, जब नेचर का हार्मोनल प्रोटेक्शन। मैं तो सब लेडीज को बोलता हूँ कि जब तक कि आपको महावारी शुरू है आपको कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, आप लोग वो एमसी आगे पीछे करने के लिए गोलियां खाओगे, तो ईस्ट्रोजन की गोलियां खाओगे, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पर आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, क्योंकि कुदरत का वो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पर ये निकल जाने के बाद में स्पीड से ओबेसिटी का और हार्ट अटैक का इंसिडेंस 3 टाइम्स ज्यादा है जेंट्स से, यानी जेंट्स को आप पीछे छोड़ देते। ये ऐसा ना हो, इसकी वजह ये है कि अभी ओबेसिटी और लेडीज में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये सब समझ गया, इतना सारा भाषण हो गया कि क्यों होता, हमको ही क्यों है, हमारे को क्या। अब इसका क्या किया जाए, अब इसकी सच में ट्रीटमेंट है क्या? इसके लिए मैं बताऊं, जैसे 3 चीजों में इसको मैंने डिवाइड किया। एक तो डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स और सर्जरी। तो ड्रग और सर्जरी एक साथ में ले लिया। तो डाइट तो अभी आपके पास में मैडम भी है शायद, बरलिए मैडम, वो डाइटिशियन है, वो उन्होंने आपको बहुत सारा बताया होगा, पर एक कॉमनली मैं बताता हूँ कि अपना जो इंडियन डाइट है वो बेस्ट है। वैसे देखा जाए तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आप इसके फंदे में पढ़ो मत कि कितने कैलोरीज है क्या है। ईट एवरीथिंग बट ईट लेस। अब ये ईट लेस जो है ये हर एक का अलग अलग है। कोई बोलता मैं तो कुछ नहीं, कभी भी आप पूछो कोई भी लेडीज को, क्यों बहुत ज्यादा आपका खाना, नहीं कभी नहीं, फैट तो मैं खाती नहीं, पर जो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा खाते उसका कन्वर्शन फैट में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइट है, ऐसा बोलते हैं कि आइडियल डाइट क्या है, तो 55% शुड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, 15% फ्रॉम द फैट और 30% फ्रॉम प्रोटीन्स। यानी इन शॉर्ट क्या है कि जो प्रोटीने हैं वो हमने ज्यादा खाना चाहिए, फैट कम खाना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट तो हमारे डाइट में है ही। अब इसमें क्या है कि प्रोटीन और फैट, फैट सबसे महंगा है, और फैट कीप्स कंपनी विद द स्वीट्स। जितनी भी मीठी चीजें आप देखो, डायरेक्ट गाठी, सिर्फ अभी होली आई तो वो गाठी वो खा सकते हैं मीठी, अदरवाइज कोई भी फैट है तो उसके अंदर स्वीट्स तो है ही, पर स्वीट्स कीप्स कंपनी विद द फैट। ऐसा कोई स्वीट खा नहीं सकता कि जिसमें फैट नहीं है। तो फैट का कंजम्पशन ज्यादा अपना होने से वो डिपोजिशन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी जैसे फल फ्रूट खा लिए, बहुत मीठे खा लिए, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए तो उसका भी कन्वर्जन फैट में हो जाता है। ये इसका इसका हाइपोथेसिस भी है, ऐसा क्यों होता है। तो बॉडी को क्या लगता है, 50 जीन हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको। तो अपने इसमें जेनेटिकली भी ऑफ जीन करके एफटीओ जीन भी है, यानी इसके बहुत से कारण है कि क्यों ऐसा होता है। तो जैसे एफटीओ जीन्स, 50 जीन्स, एक ग्रेलिन करके एक हार्मोन है, लेप्टिन करके हार्मोन है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पर इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, पर रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ज्यादा है। तो इन सब चीजों से ओबेसिटी तो बढ़ती है, ये हमारे ख्याल में है, पर डाइट का जो एक पैटर्न है, मैं तो बोलता हूँ जो अपना पैटर्न है वो आइडियल है इंडिया में। प्रॉब्लम अपना ओवर ईटिंग में, यानी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के ऊपर अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। बोलते ना आज मैं इतने अच्छे कंपनी मिल गई तो मैंने ज्यादा ही खा लिया, क्योंकि रिलैक्स हो गया। ईटिंग इज ए रिलैक्सेशन बिहेवियर। सो अपने भगवान ने देखो पूरन पोली का जैसे खाना खाया आपने, तो 2 खा लिए, 3, अरे बस हो गए बस, ये कौन बोलता बस। तो अपने ब्रेन में एक सोसाइटी सेंटर रहता है, तो वो सोसाइटी सेंटर बोले तो वो अभी सेटिस्फाइड हो गया, अभी बहुत हो गया, इसके ऊपर मैं खा ही नहीं सकता। तो ये हाइपोथैलेमस में वहां पे एक हार्मोन रहती है, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके बताती है कि अभी अभी मैं खा नहीं सकता, ये मेरा बस लिमिट हो गया। और अपने यहाँ पे जैसे खाओ खाओ, ये जो मेहमान नवाजी चलती है उसके अंदर मैंने देखा 7 दिन बहुत अच्छी परहेज करते हैं, और एक दिन रिसेप्शन में जाके वो स्टाइल में, पहले तो सिर्फ सलाद लेके और थोड़ा सा चावल लेके सबको घूम के मिलना, और दूसरे राउंड में फिर देखना नहीं पड़ता उसको, एक कॉर्नर में जाके खड़े रहते और पूरी की पूरी डिश खलास कर देते, क्योंकि नहीं खाना अभी तक बोला रहता और यहाँ पे कौन देखने वाला है। तो इस तरीके से वो होता है। तो डाइट एक इंपॉर्टेंट है, पर डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग्स, इसको अगर अपन ने 100 मार्क का पेपर बोले तो 30 मार्क है डाइट को, 30 मार्क है एक्सरसाइज को, और 30-30-60 हो गए, और 40 मार्क में फिर ये भी है सर्जरी और ड्रग्स। तो इसमें बहुत ज्यादा अपेक्षा ड्रग्स से नहीं रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कोई ड्रग अभी भी ऐसे सक्सेसफुल ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में आया नहीं है। तो
जैसा डाइट के बारे में तो आपको सबको मालूम है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा डाइट के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि इतने फूड फैट्स है, इतने सारे अवेलेबल है पाउडर्स वगैरह, पर वो कोई अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। क्योंकि सक्सेसफुल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी ऐसा बोलते हैं कि किसका भी 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग वेट, जैसा अभी मेरा वेट 64 kg है, तो 6.4 kg ये कभी भी मेरा कम हो जाएगा अगर मैंने डाइट और एक्सरसाइज दोनों अच्छे से फॉलो किया तो। पर ये मैं मेंटेन नहीं कर सकता। अगर एक साल किसी ने 10% अपना कम कर दिया वजन और एक साल मेंटेन किया, 2 महीने 3 महीने, जैसे वो फिल्म स्टार्स करते ना, आमिर खान ने ये फलाने पिक्चर के लिए एकदम 10 किलो कम कर दिया, पर बाद में 3 महीने बाद में देखो तो फिर से वो जैसे के वैसे हो गए। इसको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी नहीं बोलते। कोई मेरी मैरिज हो गई थी लग्नाच्या पूर्वी आणि लग्नाच्या नंतर, लग्न होने था जब तक के ठीक है, एकदम वजन कम कर दिया, हो गई कि फिर तो देखने का काम ही नहीं, सर्वांगानी सुटतात अशा। so that should not be there. Successful treatment of obesity is reduction in 10% और मेंटेनिंग इट फॉर 1 ईयर, जो कि हम लोग नहीं ख्याल करते। अब एक्सरसाइज में देखो, मैंने जो बताया वो जो मॉडर्न डे एडिक्शंस हो गए, व्हाट्सएप एडिक्शन या परचेसिंग एडिक्शन या ईटिंग एडिक्शन, इसमें मैदानी खेल नहीं खेलने का एडिक्शन हो गया। मैदान पे जाते ही नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं जाते, हम भी जाते नहीं। सिटीज में तो इतना प्रॉब्लम है कि मैदान है ही नहीं। मैदान के लिए क्यों है, मेरी सिस्टर बता रही थी पूना में कि उसके बच्चे ने उसके लिए उसने 1500 रुपए महीने का मैदान लगाया। मैंने बोला मैदान लगाना क्या है, तो बोले नहीं, इसको 1 घंटा मैदान में आने देते, तो उसकी फीस है 50 रुपए रोज एक बच्चे के। यानी इतना मैदान का प्रॉब्लम है। जहां भी मैदान हुआ वहां पे अतिक्रमण होकर बिल्डर के कंक्रीट जंगल तैयार हो गए, मैदान है ही नहीं खेलने। तो मैदानी खेल कोई भी खेला तो भी वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि इसमें इट इज सेल्फ इज ए रिलैक्सेशन बिहेवियर। अब आखिरी थोड़ा सा अपन तीसरे पे बोलते हैं, ये ड्रग्स के ऊपर। अब ड्रग्स का क्या है, बहुत सारे ड्रग्स है, ये कैसे काम करते हैं? ये ड्रग्स क्या करते हैं, एक तो लोकली एक्टिंग ड्रग है, जैसे हम लोग जो फैट खाते हैं उसको एब्सॉर्ब ही नहीं होने देते बॉडी में। और जो ओरली स्टैट करके एक ड्रग है, 120 मिलीग्राम डेली हम देते 2 महीने। हम बोलते भी है कि ये देखिए देखो 50% लोगों में फायदा होता है, 50% बिल्कुल होता नहीं। तो इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि आपकी जो व्हाइट कलर की पैंट पहन के अगर ये गोलियां आप खा रहे हैं तो वो पीली हो जाएगी। कहने का मतलब ऑयल उसमें जैसे कि वैसा संडास में आ जाता है, तो वो उसका दाग गिर गया वो येलो हो सकता है। ये इतना ही सिर्फ लोकली एक्टिंग ड्रग जो है उसका साइड इफेक्ट है, पर ये इसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। सक्सेस रेट में बताया 10% रिडक्शन, और वो भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ओबेसिटी तक। यानी आपका बीएमआई जब तक के 35 है, 35 के ऊपर किसी का अगर बीएमआई है तो उसमें देखिए ऑलमोस्ट 30 किलो वगैरह ज्यादा रहता वजन, तो उसको ग्रेड 3 ओबेसिटी बोलते हैं, जहाँ पे सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल है। तो ड्रग्स में रिमोनाबैंड है, ओरलिस्टेट, ये सब जो नाम है वो आपके कुछ काम के नहीं। आप इतना समझ लो, डॉक्टर से गोली लिख के देखना, एक 2 या 3 महीने उसका ट्रायल लेना, पाउडर जो भी लेते हो अपने को फायदा हुआ और अपन मेंटेन कर सके उसको तो चालू रखना। जिसको फायदा नहीं होता अपने समझ लेना कि हम लोग ये बचे हुए 50% में। तो ये तो हो गया जो डिसीजेस है, ये क्यों होता है वगैरह, ये सब अभी है, ये सबको मालूम है। ये एक आखिरी एक पॉइंट था, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। तो क्या बोलते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते तो उससे एपेटाइट मर जाती, यानी वो खाना कम खाते, तो दैट प्रिवेंट्स द ओबेसिटी। पर ये कोई ऐसा मतलब उसका ये नहीं है कि थेरापेटिक स्मोकिंग एडवाइस की, क्योंकि इधर स्मोकिंग करेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी वो रहेगा ना रहेगा बास ना बासरी, वो खुद ही अवेलेबल नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो ये ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन वाला, ये फॉरेन में ज्यादा लेडीज भी स्मोकिंग करती है इसलिए उन्होंने इंक्लूड किया, पर मुझे लगता नहीं कि इंडिया में ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है करके। हाँ, तो ये सर्जरी में क्या करते हैं, ये आप लोगों के मन में रह सकता है कि सच में डॉक्टर साहब ये गोलियां तो बहुत लेके देखे, पाउडर भी बहुत खाए, वो सब लोगों को मिल गया है, डाइटिशियन हो गए, सब हो गया हमारा, तो हमने देखा कि वो स्टेडी रहता हमारा और अभी बढ़ भी रहा है दिन ब दिन। कोरोना में तो और ही बढ़ गया है, बहुत सी लोग पहचान में नहीं आते कि क्या हुआ, अरे ये तो ही था कि ये डबल चीन आ गई, यहाँ पे और एक चीन आ गई, डबल चीन। यहाँ पे देखो तो ऐसे चिमटी में नॉर्मली सिर्फ चमड़ी आना चाहिए, तो यहाँ पे फैट आ जाता है। ये साइड में देखो तो एब्डोमेन पे एक जंप मारो तो तुमको समझ में आता है कितना फैट अक्यूमुलेट हो गया कोरोना काल में। तो ये कम कैसे करते, तो एक इसको बोलते हैं बैंडिंग टेक्निक है। ये जो है ये, इसमें क्या करते हैं, जैसा अपना सीट बेल्ट रहता है या जो वेस्ट बेल्ट रहता है, इस टाइप का एक इसको एक बलून दिया रहता, वो चमड़ी के नीचे अपने हाथ में रखा रहता, और ये इसके ऊपर का जो ये पाउच है, ये पाउच में यहाँ पे बंद होने के कारण ये पाउच में जो भी अनाज जमा होता है वो ट्रिकल डाउन होता है यहाँ पे स्टमक में। यानी नॉर्मली स्टमक अपना जो काम है, पेट, वो काम करते रहता है। ये एक थैली है एक प्रकार की, और ये एडजस्टेबल बैंड है। जैसे मान लो अभी आपने को खाना नहीं है
तो आपने अगर आधी रोटी भी खा ली है तो आपके ब्रेन को, सोसाइटी सेंटर को ये स्टिमुलस मिलता है कि मेरा तो भरपेट खाना हो गया, 4 रोटियां हो गई, चावल भी हो गया, दाल सब्जी सब सब तरकारी वगैरह सब बढ़िया हो गया। यानी बहुत कम खाओ, 50 ग्राम 100 ग्राम में आपको लगता कि मैंने बस आधा किलो खाना खा लिया, 500 ग्राम्स मैंने ले लिया। तो ये मान लो मेरा टारगेट आ गया, जैसे मैंने टारगेट ठहराया था, मेरा वजन था पहले 98 और अभी वो 68 के करीब करीब आ गया, 30 किलो कम हो गया। तो फिर ये बैंड को मैंने अभी ढीला करके निकाल लेना। ये लेप्रोस्कोपिकली कर से, यानी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, की होल बना के यहाँ पे रखते हैं। तो ये पाउच सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ड्रॉप 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 ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे चालू रहता है स्टमक का। तो इस तरीके से एडजस्टेबल इसको बोलते हैं कि नेचुरल फिजियोलॉजी में इसको ज्यादा तकलीफ नहीं देते, कहीं काट पीट नहीं है, इसलिए ये काफी पॉपुलर हो रही है अभी सर्जरी। इसको लेप्रोस्कोपिक बैंड लाइगेशन बोलते हैं। अब देखो ये एक दूसरी रॉक्स NY सर्जरी करते हैं। अनूप दिख रहा है ना ये सब? ये क्या डॉक्टर अनूप? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ देखो ये वाई शेप है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से आना जाता है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप में से इसको बाईपास कर दिया। अब ट्रैफिक इधर बहुत ज्यादा हो रहा था तो इसको बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, और इधर से आने वाला जो है वो बहुत ही कम है, यानी जो सिटी में से जाने वाला ट्रैफिक एकदम इधर से डाइवर्ट कर दिया। तो जो स्टमक फेज ऑफ डाइजेशन है वो कम ही कर दिया, और यहाँ से जो बोलते ये पूरा एसिडिक मीडियम रहता और यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम रहता, तो इससे बहुत ही कम अनाज ये रूट से जा रहा है। और ये सर्जरी करके पक्का। अब ये आप बोलेंगे ऐसा कुछ इतना सब छेड़छाड़ करते हैं क्या? तो बहुत लोग करते हैं। जो लोगों को BMI 35-40 के ऊपर आता है उनको इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। जैसे अभी कोई 25-30 साल का है और उसको बहुत ओबेज है, तो बहुत से बार उसको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती। बोल यार ये क्या काम का, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी टाइम लगाएगा, ये तो मेरे को, इसको तो रोज 4 जीने नीचे ऊपर करना, ये कर नहीं सकता। तो या गर्ल्स मैरिजेबल एज ग्रुप के, वो लोग ये भी ऑपरेशन करते हैं। और ये किसको बोलते हैं कि जिसमें ये लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, की होल सर्जरी जिसको बोलते हैं ना, अपेंडिक्स है। अब लेप्रोस्कोपिकली भी निकाल सकते हैं और चीरा मार के भी निकाल सकते हैं, या हिस्टेक्टोमी है, गर्भाशय की थैली निकालने का, 2 तरीके से होती है। तो इसी प्रकार के जिनमें जैसे बहुत ओबेज रहते उनको की होल पॉसिबल ही नहीं, अगर होल किया भी तो उनका कहाँ स्टमक है वो सर्जन को ढूंढने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, या उतना सारा फैट है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या आवाज किसी का माइक चालू है शायद? हाँ ओके ओके, म्यूट कर दो तो ज्यादा अच्छा। तो ये वाई सर्जरी ऐसी करती है जिसमें ये अगर स्टमक फेज ऑफ डाइजेशन को फैट यहाँ से जो एब्सॉर्ब होता है और जो डिपॉजिट होता है, बॉडी ऐसा सोचती है कि जैसे बचपन में हम लोग गरीब थे, हीरो मैजेस्टिक थी, तो जब भी मिलता है जो अनाज, जो कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा मिलता था, फैट और प्रोटीन महंगा है। क्या आवाज आ रही है? तो ज्यादा। तो आगे चल के ऐसा फेमिन, ऐसे दुष्काल, ऐसा अकाल हो जाएगा कि खाना नहीं मिलेगा, तो बॉडी समझते नहीं, बॉडी क्या करती है, डिपॉजिट करके रख देती, वो फैट डिपॉजिट करके रख देती है हिप्स के आजू बाजू में, थाई के आजू बाजू में, पेट के आजू बाजू में, तो कहीं काम में आ जाए, जब आगे चल के अकाल हो जाएगा तो मेरे को काम में आना है। इसलिए फैट ये सोच के अपना सोसाइटी से ब्रेन का सेंटर काम करता है और डिपॉजिट कर देता है, तो ये फेज ही बाईपास कर देता है, यानी तुम्हारा एब्सॉर्प्शन ही इतना कम हो जाता है फैट का कि अपने आप ये ऑपरेशन होने के बाद में ऑलमोस्ट 30-40% रिडक्शन हो जाता है। यानी किसी का 100 किलो वजन है तो वो 70 पे आ जाता है, और ये मेंटेन भी कर सकता हूँ क्योंकि सर्जरी की हुई है उसकी। पर ये लोग करते हैं, मतलब मैंने देखा कि बहुत से लोग बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हमको ये। अब और एक ये सर्जरी, यहाँ पे क्या कर, उसने सिलाई बुनाई कर दिया, ये पूरा स्टमक का साइज ही छोटा कर दिया, इसको बाजू में जहाँ के वहीं रख दिया, ये बाकी सब ऐसे के वैसे ही रखा उसने। तो क्या होता है, इसका सबका प्रिंसिपल एक ही है कि हमारा जो सोसाइटी सेंटर है वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे क्या होता है, किसी ने बोला अरे यार उसको खाना खाते हो उठाना नहीं या डिस्टर्ब नहीं करना, क्यों? तो उसकी अभी एक ही रोटी हुई है और वो उसका बॉडी बोल रही है, उसको सिंपल से आ रही है कि मैंने और खाना चाहिए और खाना चाहिए। तो इसको क्या होता है, आधी रोटी में उसका ये स्टमक फुल हो जाता, तो ही गेट्स ए फीलिंग, जैसा आपने देखा होगा कि एक लिमिट के बाद में हम लोग खाना खा ही नहीं सकते। तो हु स्टॉप्स दिस? ये ब्रेन में ऐसा एक सेंटर है, उसको बोलते हैं एक एपेटाइट सेंटर रहता है, जिससे हमको भूख लगती है, पोटात कावड़े ओढून राहिले, जैसा अरे क्या बहुत ज्यादा भूख लग गई। और दूसरा रहता है सोसाइटी सेंटर, यानी बहुत होगा अभी इसके बाद में मैं नहीं खाऊंगा। तो ये सब सेंटर को ऐसा ट्रेनिंग मिल जाता है कि उसको अकस्टम, उसको आदत हो जाती कि कम खाने में भी फुल स्टमक, वो उड़ जाता और फिर उसके पूरे दिन भर ऐसे चलता।
वो पाउच में सलाइन भरते, वो जो साथ में एक बटन लिया रहता ना, वो पहली वाली जो सर्जरी थी उसके अंदर सलाइन भर के उसको बार बार वही, अगर उसको भूख लग गई तो उसने सलाइन भर डाला उसमें। हम लोग बोलते भी, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था शीला राठौड़, तो मैंने उसको बोला तूने इतना वजन कैसे कम कर लिया, तो वो बोले कुछ भी नहीं, जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को भूख लगी है तो मैं पानी पी लेती। यानी क्या है कि थर्स्ट सेंटर और एपेटाइट सेंटर ब्रेन में इतने नजदीक है हाइपोथैलेमस के बारे में कि कभी कभी ब्रेन जिसका जिसका ठस ब्रेन है उसको तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होता है उसको कि एक्चुअली मेरे को क्या है, मेरे को भूख लगी है कि मेरे को प्यास लगी है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत इंटेलिजेंट लोग भी समझ पाते कि अभी एक्चुअली भूख का टाइम है, पानी का नहीं है, तो बॉडी को क्यों नहीं फंसाया जाए। तो जब भी मेरे को भूख लगती तो ऐसा करेंगे कि पानी पी लेंगे, तो वो बोले मैं बहुत पानी पीती, तो ऐसा कर करके उसका ऑलमोस्ट 20-30% वेट लॉस हो गया। तो ये पॉसिबल है। तो यही प्रिंसिपल ये सर्जरीज में है। अब ये देखिए, ये उड़ी मामा बोलते हैं, उड़ी मामा की जय, उंदीर मामा। तो इसमें क्या है कि ये इधर का जो फैट वाला दिख रहा है, सॉरी, तो ये अपने बॉडी में लेप्टिन नाम की हार्मोन, ये अगेन ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि जो लोगों के बॉडी में लेप्टिन कम रहता है वो इस तरीके से ओबेज हो जाते हैं, और जिनका लेप्टिन नॉर्मल रहता है वो ऐसे लेते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में जाओ या फिर अपने मजदूर देखो, मजदूरों का कभी पेट आगे आया नहीं दिखेगा क्योंकि दे आर मीनियल लेबर्स। और हमारे जैसे लोग जो मेंटली काम करते रहते सिर्फ वी अर्न बाय ओनली ब्रेन और दे अर्न ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल लेबर। तो फिजिकल लेबर वाले आपको कभी भी ऐसे दिखेंगे और वो नहीं करते ये ऐसे। पर ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। तो लेप्टोमेनिया करके हुआ था बीच में, जब ये लेप्टिन हार्मोन का एक वैज्ञानिक ने संशोधन करके बताया था, तो जो लेप्टिन की गोलियां खा रहा था, लेप्टिन की गोलियां, पर वो बाद में ऐसा समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, कितने दिन तक तुम खाओगे इसका कुछ नहीं। और लेप्टिन का अपने ब्रेन पे पैथोफिजियोलॉजी में जब ऐसे किस तरीके से ओबेसिटी होती है ये बताने के लिए मैंने बताया। तो देखिए अभी एक शॉर्ट में मैंने क्या बताया, काफी देर हो गया मेरे ख्याल से 30 मिनट या 40 मिनट हो गए, तो अभी अपन समारोह कर लेंगे। मुझे क्या लगता है कि मैंने बहुत ओबेसिटी के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया, बहुत समय उनके साथ में बिताया, उनको मैंने देखा भी उनके क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ये ख्याल में है कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को मालूम ही नहीं कि वो ओवरवेट है या ग्रेड 1 ओबेसिटी में आ गए हैं, ग्रेड 2 में आ गए, ग्रेड 3 में आ गए, ये मालूम ही नहीं है। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। अनूप ने इतनी अच्छी एक्टिविटी ये लिया है कि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि हमको डायबिटीज है, हमको ओबेसिटी है, ये मालूम ही नहीं है लोगों को, मालूम ही नहीं। चाइल्डहुड ओबेसिटी, वो बोलते हैं कि सुदृढ़ बालक, पर सुदृढ़ का मतलब ये नहीं कि वो बहुत मोटापा उसको है, फैट बालक यानी सुदृढ़ बालक नहीं है। बहुत से वो लग्नाच्या वेळेला सांगतात की आमची मुलगी खूप सुदृढ आहे, पर सुदृढ नाही, ती ओबेसिटी आहे तिला। तो ओबेसिटी हा डिसीज आहे आणि हा समजला पाहिजे, अवेयरनेस। और फॉरेन में तो इसकी मूवमेंट हो गई, वो बोलते हैं कि डिक्लेयर ओबेसिटी एज ए डिसेबिलिटी, इट इज नॉट ओनली सिंपल डिसीज। जैसे पोलियो के तुमको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता, पैर गया 60%। फॉरेन में अलग अलग कतार है ओबेसिटी के लोगों के लिए। यानी क्या अभी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत से बात ओबेस लोग बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि जो वो जाके उनको बोलता अरे आप तो बहुत ही मोटा, एकदम टुनटुन हो गई तू, या फिर इधर एक भगवान जैसा दिख रही है, क्या है इस तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो फॉरेन में अलग लेन लेन है। और जैसे अपन ये कर सकते हैं कि डिक्लेयर दिस नॉट ओनली सिंपली एज ए डिसीज बट ए डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी है ये, और उसको सबको साथ में अपने को लेके चलना है और उसको मदद करना है कि नहीं नहीं तेरा जो वजन है ये, अगर तूने एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छे से, इसके ऊपर 24 घंटे इसके बारे में सोचते रहा तो पॉसिबल है। 10% तो किसका भी होता है, पर आगे जो एड ऑन जो है, मेरे को सिर्फ पानी में तैरना है तो सिर्फ हाथ पैर भी हिलाए तैर जाता, और पहला नंबर मुझे अगर लाना है तो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जब मैं आगे जाके स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पहला आऊंगा। तो इस तरीके से इन लोगों को जो सपोर्ट की जरूरत है। देखो तुम डाइटिंग करने जाओ, सबसे पहला रजिस्टर से तुम्हारी मिसेस ही बोलती तुमको, ये क्या नया फैट लगाया तुमने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फैट नहीं खाना, भाई इतना सबसे बनाया, इतना मेहनत किया, खा नहीं रहे। अवेयरनेस ही नहीं है। घर में ही तुमको पहले ऑब्जेक्शन आता है कि जिस तरीके से तुम कोशिश कर रहे हैं डाइट या एक्सरसाइज के ऊपर, हाँ बड़े आए जाने पे, इस तरीके से ताने किसी ने मारना नहीं चाहिए। तो डिक्लेयर इट एज ए डिसेबिलिटी। मनी बैक पॉलिसी होना, जैसे स्कूल्स में अभी वो डाइट देते हैं, तो जो भी स्कूल हमने बताया वैसा बैलेंस डाइट, डाइटिशियन ने बताया वैसा लेंगे, बच्चों को देंगे स्कूल में, तो उनको मनी बैक देंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा बोलना चाहिए कि चलो ये मनी बैक पॉलिसी हमारी। नो डिफॉल्ट इन डाइट। एक कोका कोला ने क्या किया, 1.5 मिलियन का एक रिसर्च किया, उसको $1 बिलियन। उनका कहना ऐसा है कि खाने में और पीने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को सोसाइटी सेंटर भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि कोई ज्यादा ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता, प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में। तो उसने ये सिद्ध करके बताया कि कोका कोला का ड्रिंक बहुत लोगों को पिलाया
और कुछ लोगों को बहुत एक्सरसाइज कराया और कुछ लोगों को कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कराया। तो जिन्होंने कोका कोला ड्रिंक लिया और बहुत एक्सरसाइज किया, यानी कैलोरी कंजम्पशन और विड्रॉल एक्सपेंडिचर जिनका ज्यादा था उनको बिल्कुल ओवरवेट नहीं हुए, वो बिल्कुल मतलब इस तरीके के जैसे हुए। और जिन लोगों ने सिर्फ कोका कोला ड्रिंक कंजम्पशन लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा लिया, उसमें कहीं प्रोटीन नहीं था, फैट नहीं था, फिर भी दे बिकेम ओबेस। तो उसने ये सिद्ध करके बताया कि मेरे साथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोका कोला ड्रिंक में प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम। तो ये मूवमेंट वहां पे फॉरेन में चली, क्योंकि उधर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मोर टैक्सेस ऑन द स्वीट्स। अभी देखिए जो स्वीट है और फ्रूट्स है, तो फ्रूट में भी तुमको स्वीट मिलते हैं और फ्रूट्स बहुत महंगे। मैं बोलता हूँ एवरेज इंडियन डाइट में कम से कम 20 रुपए का डेली फ्रूट खाना चाहिए, अपने यहाँ पे नहीं खाते। अभी देखो फ्रूट का बिल देखो आप महीने का, जो लोग सच में अवेयर है उनके यहाँ पे फ्रूट्स कितने खाते हैं। फ्रूट्स खाने में क्या है कि जो रेडीमेड एकदम खाने को आसान है वो केला एकदम खा लेते, पर तुमको जो काट के बैठ के अच्छे से खाना पड़ता है उसका कंजम्पशन बहुत ही कम है। तो अगर टैक्सेस तुम स्वीट सस्ते हो गए तो पूरे जो फैट कंटेनिंग आइटम्स है वो सस्ते हो जाते हैं, और ऐसे हो रहा है इंडिया में। अभी पेड़ा जो है, मीठा पेड़ा बहुत तुमको सस्ता मिल जाता है। तो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी बहुत ज्यादा लगा दिया फैट, तो फैट कंजम्पशन ऑटोमेटिक लोगों का कम हो जाएगा। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इंजॉय, सिगरेट महंगी हो गई, अल्कोहल महंगे हो गए, जब भी बजट आता तो कोई ये इसके तरफ देखता नहीं कि स्वीट्स का क्या कॉस्टिंग है। मैं बोलता हूँ कि हर जो रेस्टोरेंट में वो बताते प्राइस क्या है, पर प्राइस टैग जैसे रीते उसमें कैलोरी पैक रखना चाहिए। जैसे आपने जो खाया, ये डिश में कितने कैलोरी आपने खाया, ये कभी लिखा नहीं रहता। कोई भी फूड पैकेट अभी उन्होंने कंपलसरी कर दिया, आपने चिवड़ा भी बेचना है तो आपको पैकेट में देना पड़ता, कितने ग्राम में बताना पड़ता, पर कभी कैलोरी बताया क्या? तो ये गवर्नमेंट शुड मेक इट कंपलसरी कि एवरी फूड शुड हैव सम कैलोरीज रिटन ऑन इट बोल्डली। ऐसा नहीं छोटा सा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे इसमें कोई पढ़ता नहीं उसको, स्मोकिंग वाला जो है वो स्मोकिंग चालू करता है, उसके ऊपर कितने भी टैक्सेस लगा, जिसको पीना है वो पीता ही है। पर अगर ये तुमने किया बहुत महंगा कर दिया, सोने के जैसे, अरे नहीं यार ज्यादा मत खाओ फैट, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड। तो डेवलप वॉकिंग ट्रैक्स, अपने पास में है नहीं। मैं जब भी शाम को निकलता हूँ सवेरे घूमने के लिए, मैंने कोशिश किया, इतने कुत्ते आजू बाजू में आता है कि अरे यार अपन कहाँ जा रहे हैं, डर लगता है रेबीज का। यानी वॉकिंग ट्रैक्स ही नहीं अपने यहाँ पे। अच्छा, वो फॉरेन में उन्होंने क्या किया, जितने भी वॉकिंग ट्रैक है वो पार्क के थ्रू जाते हैं। अगर मान लो तुमको जाना है फलाने जगह पे, तो वो तुम्हारा रास्ता ही पार्क में से जाता है। अगर पार्क में से रास्ता गया तो तुम आजू बाजू में देखेंगे, देखो यार लोग क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं। तो नेचुरली वॉकिंग ट्रैक ऐसे होना कि वो सिर्फ रोड के बाजू में नहीं होना, वो रोड ही पूरा पार्क में से जाना चाहिए। लोगों पार्क देखते नहीं, लोगों को मालूम नहीं रहता पार्क है करके। अभी हमने भारत स्कूल में एक वॉकिंग ट्रैक अच्छे से बना है, वहां पे पूरी रेत डाले, और वो बोलते कि अगर हार्ड आप इसके ऊपर सरफेस पे चलोगे या गच्ची पे टहलोगे तो आपके कार्टिलेज और डैमेज हो जाएगी। तो रनिंग वगैरह समुद्र के रेत में चलना चाहिए या रेत में चलना। हमने आई में भी एक वॉकिंग ट्रैक बनाया, पर वो वॉकिंग ट्रैक कहाँ है यही लोगों को मालूम है, अवेयरनेस ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है। तो ये आपने ज्यादा। और तीसरा, बैरियट्रिक लाइन अलग से, इनकी एम्बुलेंसेस है फॉरेन कंट्रीज में, मैंने देखा कि उनकी एम्बुलेंस अलग है। क्योंकि क्या होता है, उनको प्लेन में टिकट नहीं बोलते, जिसका ओबेसिटी बहुत है उसकी जो वो सीट पे बैठ ही नहीं सकता, फंस जाता हो, फंस गया तो उसको निकालना पड़ता खींच के। तो ट्रेन में टिकट्स आर नॉट अलाउड, देयर शुड बी स्पेशल डब्बा कोच होना उनका। तो ये सब अगर ये हमने किए, ऐसा मेरा एक कहना है कि ये अपन इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कोरोना से भी बड़ा है। कोरोना आज कुछ साल तक चलेगा, हो सकता है हमारा फाइजर का स्पेसिफिक ड्रग आ जाएगा तो वैक्सीन नीचे चले जाएंगी, इसलिए वो लोग ज्यादा जल्दी नहीं आ रहे। जब तक वैक्सीन जो प्रोडक्शन में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है वो जब तक खत्म नहीं होते ये ड्रग कभी नहीं लाएंगे। क्योंकि ड्रग लिया तो लोग वैक्सीन कौन लेंगे, फिर उसको समझ में आएगा कि ये सिंपल जैसा एंटीबायोटिक रहता है, एक एंटीवायरल ड्रग खा लिया तो एसाइक्लोविर लिया तो हर्पीस जोस्टर ठीक हो जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी ड्रग नहीं आ रहा। देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी व्हाई ड्रग इज नॉट कमिंग सो फास्ट, बिकॉज द सर्जरी, इसका वैक्सीनेशन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो इन शॉर्ट मैंने सब इतना प्रवचन, इतना निरूपण, इतना कीर्तन इसलिए किया कि शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि 3 चीजें सिर्फ आप जाते हो ख्याल में रखिए कि जानिए कि ये एक बीमारी है और ये एपिडेमिक जैसे, ये कोरोना जैसे फैल रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रही है। और इसकी तरफ अभी अगर ख्याल नहीं दोगे तो आपको जरूर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में मैंने बताया कार्डियोमायोपैथी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, ये सब 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 आपको पूरी जितनी लिखी है वो सब हो जाएंगे। और माइंड वेल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कभी भी होना ही नहीं चाहिए। इंडिया में क्या होता है, जो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स है, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता था कि सोसाइटी विल पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए सर्जन हु विल कट द लिम्ब,
but will not pay to a doctor who will prevent that amputation surgery. कहने का मतलब उसका ये सर कि सोसाइटी में ऐसा अवेयरनेस है कि जो कोई चीज होना ही नहीं चाहिए, जैसे अनूप ने अभी शाहरुख जैसे की एक्टिविटी की अवेयरनेस बड़े लोगों में होना ही नहीं चाहिए, जो काम करता है उसको ज्यादा, उसका जो बलून है वो ज्यादा लोग देखते नहीं, पर इंटरवेंशन करने वाले का, बैरिएट्रिक सर्जरी, एक सर्जन आ गया अकोला में तो उसका बहुत नाम होगा क्योंकि ये बैरिएट्रिक सर्जरी कर रहा है, तो दैट बलून ऑफ इंटरवेंशन इज फ्लाइंग वेरी हाई in the sky, while the balloon of prevention is very low. That is not seen by people. Actually, what is more important, balloon of prevention should be high and intervention should be low. ये अगर हम लोग कर सके तो मुझे ऐसा लगता है ये जो डायवर्सिटी ग्रुप बना है, वॉरियर जिसको बोलते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट, वॉरियर एंड वॉरियर इज नॉट नोन टू रन अवे फ्रॉम द फील्ड, ही इज नोन फॉर फाइटिंग. तो अनूप इज बिल्डिंग अ वेरी गुड पूरा कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सो मेनी पीपल. बहुत अच्छी मुझे लगा, इतना आनंद हुआ मुझे कि सुबह सुबह इतने लोग अपने को सुन रहे, यानी ऐसा होता नहीं, बार बार मुझे बुलाओ, कोई भी टॉपिक दो, कभी भी बोलने को मैं तैयार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि लोग सुनते ही नहीं. मैं करूँ क्या, एक आत्मोन्नति अलग है और सादरीकरण अलग है, तो सादरीकरण करने को मिलता ही नहीं, इतने अच्छे लोग है ही नहीं. तो मैं फिर से आप सबको विनम्र अभिवादन, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बोल के मेरा भाषण समाप्त करता हूँ. थैंक यू विवेक. लेक्चर बहुत अच्छा था, सही समय पे एक सही विषय हमने चुना ऐसा मुझे लगता है. सबसे पहले कोरोना काल में हमने यही देखा कि जो भी पेशेंट समझो मेरे पास भी जो आए, जो जिनको भी मैंने साल भर के बाद में देखा, अचानक मैं देखा जो हम लोग तो वेट चार्ट सब बच्चों के रखती है, तो वजन में अचानक सबके काफी बढ़ोतरी मिली है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या कुछ हो. दूसरा मैंने ये देखा कि भी ओबेसिटी जो है ये खास करके लोग बोलते हैं ये बच्चा सुनता ही नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि बच्चा तभी सुनेगा जब माँ बाप भी वो चीज को फॉलो करेंगे. मैंने अक्सर देखा कि माँ बाप खुद भी ओबेस रहते हैं लेकिन वो बच्चे को बोलते रहते हैं ये दिन भर चिप्स खाता है, दिन भर खाता. तो पहले आप एक रोल मॉडल बनेंगे तो फिर बच्चा आपका सुनेगा. और तीसरा मुझे जो बहुत अच्छा लगा आपका ये इंटरवेंशन का जो बलून है वो नीचे रहना चाहिए और प्रिवेंशन का बलून ऊपर रहना चाहिए. तो हम लोगों ने उस तरह बहुत कोशिश करना चाहिए, और खास करके डाइट का, बैरिएट्रिक सर्जरी का, ये सब आपने बताया, बहुत अच्छी बात थी. मैं अभी सबसे ऑडियंस में से निवेदन करूंगा कि किसी को कोई प्रश्न है तो वो चीज का, इस संधि का जरूर फायदा ले. ओबेसिटी के बारे में बहुत बार हमारे मन में बहुत प्रश्न रहते हैं, लेकिन हिचक रहती पूछने के लिए अपना ही प्लेटफॉर्म है, हम लोग बेहिचक डॉक्टर विवेक से पूछ सकते हैं और वो काफी उत्सुक. तो आने वाले 10 मिनट में आपको जो भी प्रश्न करना है, 10 मिनट नहीं जो भी, वो जरूर करिए. जिसको भी अभी अनम्यूट, हाँ, जिसको भी प्रश्न करना है हम अनम्यूट करेंगे, आप सिर्फ अपना हाथ ऊपर कीजिए. अनम्यूट सबको करते हैं, अनम्यूट सबको करते हैं. जिसे भी प्रश्न पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. फिर मैं एक प्रश्न करता हूं छोटा सा. विवेक, मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोगों के जो थिंकिंग रहती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई कैलोरीज का जो है, लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं कि हम लोग वहां जाते हैं तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा रहता है, ये रहता है. तो कैसे ये देखना, और कुछ कुछ जो फैट्स है वो हेल्दी है, लोगों को फिर एक और चीज लगती है कि भाई ओबेसिटी मतलब फैट्स बिल्कुल भी नहीं खाना. उससे बहुत बार ये भी होता है कि भाई जैसे मान लो 1 चम्मच घी है तो बोलेंगे अरे घी खा रहा करके. तो क्या सचमुच 1 चम्मच घी खाना, जो प्योर घी है, वो खाना गलत है? और
फिर कैलोरीज जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो है, जिसको लोग गिनते नहीं है और उसको फैट नहीं समझते और उसका कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो मुझे लगता है खास करके ये बच्चों के हिसाब से ज्यादा महत्व है कि लोगों को लगता है कि नहीं भाई बच्चों को कैसे एकदम तंदुरुस्त यानी हेल्दी बनाने के लिए ये सब चीजें खिलाना चाहिए, तो उसके तो हाईलाइट। ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। ये मुझे भी बहुत बार लगता है जब मैं खाने को बैठता हूँ कि एक्चुअली ये सच में क्या है, ये सब पूरा हैवॉक जो है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं पहले से ही बताया कि डाइट के बारे में मैं तो ये प्रिंसिपल कहता हूँ कि ईट एवरीथिंग बट ईट लेस। अब ये ईट लेस जो है, यानी जैसा ये नहीं कि घी नहीं खाना चाहिए, घी जरूर खाना चाहिए। कोलेस्टेरॉल फैट इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड। अगर तुम टोटली मतलब फैट फ्री डाइट खाओगे तो स्मूथ फ्लो जो है ब्लड वेसल्स में से होगा ही नहीं, उसमें अड़थड़े, उसको बोलते हैं इंटरप्शंस, उसमें जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है उसके ऊपर जो एंडोथेलियम रहता है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो फैट फ्री डाइट खाना ये कतई गलत है। एनीथिंग इन एक्सेस इज डेंजरस। कोई भी चीज आप अगर बहुत एक्सट्रीम एंड को जाओगे। दूसरी बात, ये बच्चों के साथ में जो बोलता हूँ, मेरा कहना ये है कि जो इंडियन डाइट है वो बहुत क्लासिकल और बहुत सोच विचार करके अपने ऋषि मुनियों ने बताया। जैसे जंक फूड और फास्ट फूड के ऊपर अपने इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है ही नहीं। ये हम लोग इसलिए करते, वॉक इन रेस्टोरेंट निकल गए, चलो चलते चलते। फिर अभी मॉडर्न लोगों का दोनों मैंने देखा डे बाय डे जो नए मकान बन रहे हैं उसमें किचन बहुत छोटा है, छोटा छोटा किचन है, क्योंकि पूरे पार्सल सर्विस है। पार्सल लानी है, ओवन में रखने का है, लेने का, दोनों ने खाने का है, क्योंकि बीवी को आता ही नहीं बनाना और आदमी को तो उससे भी नहीं आता, फिर दोनों को आता नहीं तो फिर खाओ जो आता है। व्हाट इज कॉल्ड जंक फूड। तो जंक फूड में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और प्रिजर्वेटिव, कुरकुरे बच्चों को, चॉकलेट्स जिसमें प्रिजर्वेटिव है, दैट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे सत्तू का पीठ है, अभी ये अभ्यंग कर देना 2 या 3 महीने के लिए रहता, बाद में मिलता ही नहीं तुमको। तो ये जो प्रिजर्वेटिव वाले कुछ आइटम आ गए, चकली हो गई, अभी जो आप कभी भी मॉल में जाओ तो आपको दिखेंगे। तो वन विच कंटेन्स प्रिजर्वेटिव इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बट इट रिड्यूसेस योर लाइफ। इट इज एज सिंपल एज दैट कि ईट फ्रेश, eat less, and food is enjoyed best when it is fresh and in moderation. चार्ल्स बर्नार्ड शॉ का बहुत अच्छी लाइन है, it does not matter what you eat, what eats your brain eats you more than what you eat daily in life. कहने का मतलब ऐसा, इसका मकसद ऐसा कि आपकी चिंताग्रस्तता और जो स्ट्रेस है, जो नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, वो आपको ज्यादा हानिकारक है आप क्या खाते हो इसको। तो खाने में सब चीज खाना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगी। पर सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं तो किसी को भी पूछो, लेडीज को उनका एज क्या है तो कभी सही नहीं बताएंगे, और क्या खाते हैं ये बोला तो कहीं कोई भी सही नहीं बताएंगे। मेरा डाइट कुछ ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहब, फिर भी पता नहीं ये कैसे कहाँ से हो गया, मोटापा आ गया। इट इज चीट, इट इज एक चीट डाइट भी आ गया है अभी, चीटिंग डाइट। यानी क्या करना, 7 दिन में से 6 दिन बहुत अच्छे से परहेज करना और 1 दिन अपने आप को चीटिंग करना। क्योंकि ऐसा एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना देखा गया है कि जो चीज नहीं करने को बोलो, जैसे अभी डायबिटीज में शक्कर नहीं खाना होता, उसको शक्कर खाने की इच्छा होती है। तो ये साइकोलॉजिकल नॉन फिनोमेना, दिस इज नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड कि इफ यू से समबडी कि नहीं मास्क वापरो तो वो बिल्कुल नहीं वापरेगा, और मत वापरो, इतना मत नहीं तो वापरेगा, यानी समथिंग लाइक दैट। जिसको नहीं बोलो तो वो ज्यादा इच्छा होती है। तो इस तरीके से व्हेन यू आर अट्रैक्टेड, यू आर टोल्ड बाय द साइंटिस्ट कि डोंट ईट फैट, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि फैट, तो ईट एवरीथिंग बट ईट लेस। मेरा ये कहना है कि कैलोरीज कितनी है। और जैसा मेरा लड़के ने मेरे को अभी एक, उनके पास में स्मार्टफोन है, उसमें क्या होता है महीने भर में तुमने क्या क्या खाया इसका परसेंटेज आता है कि हाउ मेनी कैलोरीज केम फ्रॉम प्रोटीन, हाउ मेनी कैलोरीज केम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी कैलोरीज केम फ्रॉम फैट। इसका अगर बैलेंस हमने 55 15 30 का करते हैं, यानी 30% प्रोटीन और 15% फैट और 55% कार्बोहाइड्रेट, तो दैट इज आइडियल डाइट। जैसा अभी वॉकिंग स्टेप्स का मोबाइल में रहता है, तो उनके यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, वो एक एवोकाडो करके एक वहां पे एक फ्रूट आता है, इट इज वेरी रिच इन एचडीएल। मैंने देखा उसका जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, जैसा बोलते हैं ना भैंस के घी में और गाय के घी में, तो गाय के घी में अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लाइट है, बच्चों को अच्छे से मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का रेशो, इस तरीके के स्मार्टफोन्स, इस तरीके के जब तक हमारे यहाँ नहीं आते तो हमारा अवेयरनेस कभी नहीं बढ़ेगा। आई थिंक प्रोबेबली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई डोंट नो। और बाकी लोगों को भी पूछने दो, हरकत नहीं, पूछा तो अच्छा ही है, और जाने का समय हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अनु। इसके पहले कि हम लोग
इस प्रोग्राम को एंड करें। किसी को भी प्रश्न करना है तो एक बार जरूर कर सकते हैं। हम लोगों के पास अभी 5-10 मिनट का टाइम है, अपना क्वेश्चन जरूर कर। मुझे टाइम हो गया लेकिन 5-10 मिनट हम लोग और टाइम को एक्सटेंड कर सकते। सह सकते डॉक्टर साहब को। नहीं, ये क्या है, ऐसा है कि कोई भी लेक्चर लेने के लिए सामने वाला इतना प्रिपेयर करके आता है और मतलब लोग भी सब उठे हैं तो उन लोगों को एक संधि है, वही पूछ सकते हैं। टाइम से अभी संडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-10 मिनट सब एक। हाँ, मैंने 2-3 वीडियो कंसल्टेशन कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं यार, ये हमारा लेक्चर, ये खुजली है मुझे बात बोलने का किसी साथ में, पैशन। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है, मतलब वैसे मैंने अपोला लेवल में बहुत कम लोगों को करते हुए देखी है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी अकोला में हुए हुए पेशेंट्स है क्या, और है तो अगर जैसा कहीं कौन से लेवल के बाद में बैरिएट्रिक सर्जरी का विचार करना चाहिए, कितना बीएमआई होने के बाद में बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए अपने पेशेंट को रेकमेंड करना, उसके लिए भी कुछ एज है क्या? कि भाई जैसा समझो 30 साल का आदमी है, उसका अगर ओवरवेट है तो उसको अपने कंजर्वेटिव लाइन पे सोचना चाहिए, और एक 50 साल का आदमी है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए सोचना चाहिए कि क्या करना? यानी ऐसा कुछ है क्या कि भाई ये एज के बाद में आप सोचिए या ये एज के बाद में ना सोचिए, ऐसा भी कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अकोला में सच में बहुत कम पेशेंट मैंने देखा। मैंने मेरी डेली ओपीडी में अभी तक 32-33 साल में हार्डली 5% लोगों ने बैरिएट्रिक सर्जरी। मैं जब से भी बताता तो उसमें एक प्रकार का टैबू है और उनके मन में एक ही सवाल रहता है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो हो जाएगा, डॉक्टर लोग हमारे से 2.5-3 लाख रुपए तो ले लेंगे, ये ठीक है, पर उसके बाद में क्या गारंटी है कि हमारा वेट उतना ही रहेगा? ये सबसे बड़ा उनके मन में सवाल रहता है। दूसरी बात, उनको टैबू ये रहता है कि ये ऑपरेशन कहीं बेफिजूल हमारा को नुकसान तो नहीं करेगा, हमारा जो नेचुरली है। तो इस वजह से बैरिएट्रिक सर्जरी इंडिया में तो भी पॉपुलर नहीं हो रही है। इट इज देयर ओनली इन द कॉस्मेटिक पीपल, जैसे अदनान सानी ने बैरिएट्रिक सर्जरी किया, नितिन गडकरी साहब ने बैरिएट्रिक सर्जरी किया। तो इन लोगों को ये अपने रोल मॉडल है कि देखिए वो उनका पहले आपने गाना सुना होगा अदनान सानी का, और अभी देखिए उनका सुनिए तो कितना फर्क है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी इज डेफिनेटली सक्सेसफुल because treatment of obesity में more than 10% of the weight reduction maintained for 1 year is called as successful। जैसे कैंसर में मरीज 5 साल जिंदा रह गया तो वो बोलते, हम लोग बोलते सक्सेसफुल हो गया कैंसर की ट्रीटमेंट। वैसे बैरिएट्रिक सर्जरी सेकंड पॉइंट कब बोलना, मैंने जैसे बताया क्लासिफिकेशन ओबेसिटी का, ओवरवेट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवरवेट यानी बीएमआई 25 से 30 तक। अब 30 to 35 इज कॉल्ड एज ग्रेड 1 ओबेसिटी। ग्रेड 1 ओबेसिटी में डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल है, इवन ड्रग्स नहीं देते। 25 to 30, 30 to 35 ड्रग्स जरूर आपने देखना चाहिए। और 35 टू, सॉरी मैंने क्या बोला, ओवरवेट 25 to 30, 30 to 31 ड्रग्स एंड एक्सरसाइज, सॉरी डाइट एंड एक्सरसाइज, और 35 to 40 ड्रग्स। ड्रग्स पहले नहीं है, लोग एकदम पहले ओवरवेट में ड्रग्स मांगते। ड्रग इज आफ्टर 35, बीएमआई के बाद में ड्रग ही देना चाहिए। तो ड्रग्स में है 2-3, अभी ज्यादा मिलते भी नहीं और बहुत कॉस्टली है। 50 रुपए रोज की गोली है और 50 रुपए रोज की पाउडर है, पर वो इट इज नॉट वेरी यूजफुल, ओनली 50% पीपल आर बेनिफिटेड। तो 35 to 40 ड्रग्स एंड पाउडर्स। 40 के बाद में बैरिएट्रिक सर्जरी है, तो अभी ये इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। यानी 40 के ऊपर जिनका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, उनको ही सर्जरी देते हैं, पर सर्जरी इज वेरी सक्सेसफुल। और नागपुर में कम से कम 4 सेंटर है, पूना में 10 सेंटर्स है, जबलपुर में है, इधर आजू बाजू में ऑल मेट्रो में ये कॉमन हो गई है। और दैट इज डन बाय दिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल सर्जन्स, उनके यहाँ पे सर्जन रहते हैं। एक्चुअली ये किसी मेरे को पेशेंट ने पूछ रहे थे, बोले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कहाँ जाना हमको समझता नहीं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो एंडोक्राइनोलॉजी में ये ब्रांच आ गई है। वैसे ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन जो दे आर ओनली बैरिएट्रिक सर्जन्स, और वो बहुत फेमस हो गए हैं। आई थिंक कुछ दिनों बाद में ये नी सर्जरी और बैरिएट्रिक सर्जरी, मार्क माय वर्ड्स, विल बिकम एज कॉमन एज कैटरेक्ट सर्जरी। जैसा हर एक को ये होना ही है, अभी जिस तरीके की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जिस तरीके का एडिक्शन बढ़ रहा है, तो दीज टू सर्जरी विल बिकम वेरी कॉमन। ओनली थिंग इज टैबू, अवेयरनेस नहीं है। तो साइंस का बहुत बड़ा बून है, बट इट इज नॉट फॉर ऑल। जैसे 25 ईयर्स का 50 ईयर्स में कोमॉर्बिड कंडीशन बढ़ जाती है, तो बैरिएट्रिक सर्जरी का सक्सेस रेट कम हो जाता है। और व्हाइल एज यंग पर्सन 25-30 ईयर्स, इसमें अगर आपने बैरिएट्रिक सर्जरी एडवाइस किया आफ्टर 40 बीएमआई, देन इट इज वेरी सक्सेसफुल। यानी कोमॉर्बिड कंडीशन, एनेस्थेसिया की रिस्क रहती, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड पेट में डालते हैं बैंडिंग करने के लिए भी लेप्रोस्कोपिकली, दैट CO2 itself can cause arrhythmia and can kill the patient on table while doing bariatric surgery।
तो ऐसी कोई सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होना चाहिए जिसमें डेथ किसी का हो जाए, है ना। तो एज जैसे बढ़ती है तो रिस्क बढ़ती है। तो आई थिंक बैरिएट्रिक सर्जरी इज इंडिकेटेड ओनली फॉर यंग पीपल डिजायरिंग टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड विद मिनिमल अदर कोमॉर्बिडिटी, ठीक है। अनूप, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर विवेक। और किसी को पूछना है प्रश्न? किसी को पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैडम, आ रही। सर मेरे क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपने बोला ना अपोलो में कोई बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करते, तो मेरे 2 पेशेंट ने बैरिएट्रिक सर्जरी की है और उनके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी है। उनका BMI 40 से ऊपर ही था और अब उनका है ना, और हाँ उनको कोमॉर्बिडिटी है, ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों थे। तो उनका भी डायबिटीज भी कंट्रोल में है और वजन भी बहुत कम हुआ है। तो दोनों है ना सक्सेसफुल है, 1 महीने 1 महीने, और दोनों का अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत थैंक यू मैडम। देखिए अभी मेरे को अवेयरनेस नहीं था, आई एम नॉट अवेयर कि अकोला में होती है। तो दिस इज ऑल। नहीं, उन्होंने नागपुर से की। अच्छा, उन्होंने नागपुर से कराई। हाँ, ओके नहीं, नागपुर से कराई, पर पेशेंट यानी मेरे जो थे वो अकोला के थे, ऐसा बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि हाँ। ऐसा होता है, पर बहुत अच्छी बात है। यानी मैडम हमारे अपने प्रज्ञा मैडम अपने डायबिसिटी वॉरियर ग्रुप के आहार तज्ञ है। हाँ हाँ, तो वो एक्सपर्ट है, वन ऑफ द एक्सपर्ट है अपने एज ए डाइटिशियन। पहचानते हैं मुझे, विवेक सर पहचानते हैं, हम आइकॉन में साथ काम करते हैं। ये आवाज सुनी मैंने, पर पता नहीं। ओके, हो सकता है, बराबर। बहुत अच्छा है ये, ऐसा ये सामाजिक कार्य है एक्चुअली। ये अगर करोगी तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछने का है? अगर और किसी नहीं पूछना है तो फिर मैं सोचता हूँ कि हम लोग मीटिंग के एंड फेज में आते। डॉक्टर विवेक, पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मेरा हक बनता है, आप मेरे क्लासमेट है और मेरे बहुत नजदीक के दोस्त हैं। हम लोग अकोला से रहने के बाद मेडिकल कॉलेज सब साथ में ही आखिर तक पढ़ाई किए, और लेकिन फिर भी डायबिसिटी वॉरियर ग्रुप के तरफ से और मेरे खुद के तरफ से मैं आपको संडे की सुबह अपना टाइम स्पेयर करने के लिए और इस लेक्चर को इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट करने के लिए, और खास करके मुझे लगता कि ये जो टॉपिक है ये अभी समय की जरूरत है। भले ही लोगों को अभी उस चीज का रियलाइज, क्योंकि आने वाले समय में मेंटल स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, यही 3 हमारे मेन प्रॉब्लम रहेंगे। और इसीलिए ये टॉपिक के बारे में आपने जो इतना अच्छा बोला उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। समय समय पे फिर से हम आपको बुलाते रहेंगे, तकलीफ देंगे, क्योंकि हम लोग जून तक इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जून में हमारा समापन रहेगा, तब भी हम आपको बुलाएंगे। धन्यवाद, सभी की ओर से धन्यवाद। और ये मीटिंग अब हम लोग एंड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।